हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिकी जी के पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला शुरू की थी, जिसमें हमने वर्णों को जाना था। स्वर वर्ड के भेद जाने थे हमने कि वर्ड के कितने भेद या ध्वनियों के कितने भेद होते हैं। तो दो भेद हमने पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। स्वरों का वर्गीकरण हमने कई प्रकार से किया था कि अब हम उनको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। व्यंजनों का भी हमने बताया था। और कल उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े थे दो भेद, और मात्रा तालमान एक ही बात है, उसके आधार पर भी हमने स्वर के भेद पढ़े थे। अब हम स्वर के भेद उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे कि किस किस स्थान से स्वर को उच्चारित किया जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। स्वरों की अगर सामान्य रूप से स्वरों की संख्या देखें तो हम कितनी है, 11। ठीक है। और उच्चारण स्थान की अगर बात करें तो किन किन उच्चारण स्थानों से ये उच्चारित होते हैं, तो 6 से होते हैं। 6, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ। ठीक है। तो देख आइए, कंठ में अ, आ, कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर कौन से हैं, तो अ, आ। तालु से उच्चारित होने वाले स्वर ई, ई। कौन से ई, ई। मूर्धा से उच्चारित होने वाले री, री। हम उनको उच्चारित करके देखेंगे तो हमें आवाज हमारी जो हमारी आवाज जो निकल रही है, कहाँ से निकल रही है हमारी। जैसे कंठ, कंठ हम जानते हैं कहाँ है, हमारे गले के पास होता है कंठ। तो अगर हम उच्चारित करके देखें अ, आ, तो उच्चारित करके देखें तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे ये कहाँ से उच्चारित हो रही हैं। ऐसे ही तालु, ई, ई। मूर्धा, मूर्धा से री। दंत से कोई भी स्वर उच्चारित नहीं होता। ठीक है। एकमात्र उच्चारण स्थान जिससे स्वर उच्चारित नहीं होता, ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ से ऊ, 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 ऊ। कैसे हमारे ओठों का प्रयोग होता है। ठीक है, इन दोनों स्वरों को उच्चारित करने में। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य यानी कंठ और तालु दोनों से मिलके उच्चारित होने वाले स्वर ए, आई, ए, आई। और कंठोष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से मिलके तो ओ, औ, ओ, औ। आइए हम जानते हैं कंठ तालव्य और कंठोष्ठ को। अगर हम एक ही बात करें तो ये किन स्वरों से मिलके बना है, ये एक संयुक्त स्वर कह लें, इसको हम संधि स्वर कह लें, दोनों ही इसके नाम है। ठीक है। तो ये किन किन स्वरों से मिलके बनता है, तो अ, धन, ई। ठीक है। अ का उच्चारण स्थान हमने अभी जाना, अ का उच्चारण स्थान कंठ, और ई का उच्चारण स्थान तालु। इन दोनों को हम मिला दें तो क्या बनता है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ठीक है। अ धन ई से मिलके ए बनता है, इस वजह से ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ धन तालव, कंठ तालव्य। ठीक है। ऐसे ही हम ओ को जान, ओ, ओ किस किस से मिलके बना है, तो अ, धन, उ। अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। दोनों को मिला के क्या होगा, कंठोष्ठ।
कंठोष्ठ यानी ओ, कंठोष्ठ। हमने उनकी संधि भी की थी, इन चारों संधि स्वरों की, जिसमें हमने बताया था अ धन ई बराबर ए, अ धन ए बराबर आई, अ धन उ बराबर ओ, अ धन ओ बराबर औ। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान, इन दोनों का क्या हो गया, तो कंठ तालव्य, और इन दोनों का कंठोष्ठ। ठीक है, इन दोनों का कंठ तालव्य, इन दोनों का कंठोष्ठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जी प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद। जी प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हुए, तो 3 प्रकार से, अग्र, मध्य, पश्च। एग्जाम में पूछा जाए जी प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, तो कितने, 3। ठीक है, आइए चलो इनको भी जानते हैं। अग्र, अग्र की बात करें तो अग्र में क्या क्या, ई, ई, ए, आई। अग्र में ई, ई, ए, आई। मध्य में अ, एकमात्र अक्षर, वर्ड अ या ध्वनि, तीनों एक ही नाम से पुकारे जाते हैं, अक्षर, वर्ड या ध्वनि। ठीक है, अ। पश्च की बात करें, आ, ओ, उ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, आइए इनको हम एक ट्रिक से जानते हैं। हम किसी एक को याद कर लेंगे तो बाकी तो हमें मध्य में पता है, हमें एक है केवल अ, और बाकी सब किसमें, पश्चिम में। तो आइए ट्रिक से, ट्रिक क्या है, तो प्रिय बेटी आगे। प्रिय, प्रिय समझते हो ना, जिससे हम ज्यादा हमारा लगाव होता है, तो हम उसे हमेशा अपने आगे ही रखते हैं। तो वैसे ही प्रिय बेटी आगे, प्रिय में कौन सा स्वर निकल रहा है, प्रिय में कौन सा, तो ए, छोटी ए में छोटी ए, ब में बड़ी ए, और 3 में बड़ी ई, यानी ई, ए, आई, ई, और आगे से अग्र। ठीक है, तो यानी हमें केवल ये अग्र का याद कर लेना, प्रिय बेटी आगे, और बाकी मध्य में अ, और बाकी सभी पश्चिम में। आइए नोट पॉइंट पर विचार विस्तार से, इस नोट पॉइंट पे हम आते हैं। भोलानाथ तिवारी जी ने री को स्वर नहीं माना। भोलानाथ तिवारी जी ने री को स्वर नहीं माना। अगर भोलानाथ तिवारी जी ने री को स्वर नहीं माना, तो अब स्वरों की संख्या भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा, या मुख्य रूप से, अगर एग्जाम में पूछे कि मुख्य रूप से स्वरों की संख्या, सामान्य रूप से अगर दे, सामान्य रूप से स्वर, अगर सामान्य रूप से स्वरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी, 11। ठीक है, और अगर मुख्य रूप से पूछे, एग्जाम में लिख के आपको पूछेगा कि मुख्य रूप से स्वरों की संख्या, तो कितनी, 10, यानी 10 में कौन से, अ, आ, ए, ई,
ओ ऊ ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। बाकी जो होते हैं, ठीक है, आइए चलो, बाकी जो होते हैं क्या, तो अंग और घ, यानी छोटी अंग और बड़ी अंग। तो ये क्या होते हैं, ये अयोगवाह होते हैं। ये क्या होते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह, ठीक है, ये क्या है, ये अयोगवाह। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। आइए उष्ट प्रयोग के आधार पे बात करते हैं हम। किसके आधार पे, उष्ट प्रयोग के आधार पे। तो उष्ट यानी कितने प्रकार से उष्ट प्रयोग से, तो 2 प्रकार से, वर्तुल और अर्धवर्तुल। वर्तुल और अर्धवर्तुल। चलिए इससे पहले हम जी प्रयोग पे एक हम डायग्राम भी बना सकते हैं उसको हम। तो डायग्राम में कैसे बना सकते हैं हम डायग्राम को, उसको डायग्राम से भी याद कर सकते हैं। जी प्रयोग के आधार पे है तो जी बना लें हम एक, ठीक है, जिसमें ए डायग्राम से हमें क्या होता है कि हमारे सामने प्रत्यक्ष रहता है, हम इसको याद कर सकते हैं एक चित्र के द्वारा। ठीक है, मध्य में क्या, अ, और सभी बचे हुए वर्ड कहाँ, पश्चिम में, ओ ऊ ओ औ ओ। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, तो हम इसको इस प्रकार से एक जीव बना लेंगे और इसे डायग्राम बना लेंगे। इसमें हम अग्र, ये मध्य हो गया और ये पश्च। ठीक है, चलिए हम कहाँ, हम यहाँ थे उष्ट प्रयोग पे। उष्ट प्रयोग की बात करें तो 2 प्रकार से हम गोलाकार कह सकते हैं, वर्तुल कह सकते हैं या वृत्तमुखी कह सकते हैं। ये एक ही है ना, ये हमारा फर्स्ट। और दूसरा है अर्धगोलाकार, अर्धवर्तुल या अवृत्तमुखी। तो वर्तुल यानी गोलाकार, गोलाकार में हमारे होठों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे होठ कैसे हो जाएंगे, गोल। जिन स्वरों को उच्चारित करने में हमारे होठ गोल हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, गोलाकार। जैसे ऊ, हम उच्चारित करके देखेंगे, हमें खुद पता चलेगा कि हाँ हमारे होठ कैसे हैं अभी इस समय, गोल। ऊ ऊ ओ औ ओ। ठीक है, तो ये क्या है, गोल है ना। ओ ऊ ओ औ ओ। अर्ध गोलाकार में आते हैं तो अ यानी हमारा जो होठों का जो आकार है वो अर्ध गोलाकार रह गया है। बोल के देखें हम, आ ए ई ए ऐ, ये सभी कैसे, तो अर्ध गोलाकार। ठीक है, अवृतमुखी कह सकते हैं हम इनको, अर्धवर्तुल कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं हम मुख आकृति। मुख आकृति कह सकते हैं हम इसको, मुख विवर कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, एग्जाम्स में आपके किसी प्रकार से आए आप उस प्रकार से आंसर कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मुख आकृति कहे या मुख विवर कहे एक ही बात है। ठीक है, तो मुख आकृति के आधार पर कितने, तो 4 में विव्रत,
अर्धव्रत, समव्रत और अर्धसमव्रत। ठीक है, विव्रत, अर्धविव्रत, समव्रत, अर्धसमव्रत। ठीक है, विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ मुख। कैसा हमारा मुख खुला हुआ, जैसे आप क्या बोलने पे क्या हो रहा है, हमारा मुख खुल रहा है ना। मुख की आकृति कैसी हो रही है, खुल रही है, तो वहीं अर्धव्रत की बात करें तो आधा खुला हुआ, आधा खुला हुआ। जैसे बोलेंगे हम, चारत करके देखेंगे हम तो हमारा मुंह कैसा, कितना खुल रहा है, तो आधा ही खुल रहा है ना। ए, ओ, ओ, हमने उच्चारित करके देखा, हमने खुद महसूस किया, हमने खुद देखा कि हमारा मुख आधा खुला। आइए समव्रत की बात करें तो लगभग बंद। हमारा मुंह यहाँ कैसा हो जाता है, तो लगभग बंद हो जाता है, लगभग बंद। जैसे ए उच्चारित करें, ए, यहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल मुख ऐसा हो रहा है बिल्कुल बंद। ए, ई, ओ, ऊ। ठीक है, अर्धसमव्रत की बात करें तो यहाँ अर्धसमव्रत यानी आधा बंद। ए, ओ, ए, ओ, ये अर्धसमव्रत में आते हैं। चलिए कुछ नोट पॉइंट पे आते हैं। हमने अभी जो बताया था आपको कि सामान्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी, 11, जिसमें री को शामिल किया जाता है। तो सामान्य रूप से अगर पूछता है एग्जाम्स में, ज्यादातर एग्जाम्स में सामान्य रूप से ही पूछा जाता है, और हमें कितना बताना होता है, 11। कभी कभी मुख्य रूप से अगर पूछ ले, अगर वो लिख के दे के मुख्य रूप से, तब हमें कितने बताने हैं, 10, जिसमें भोलानाथ तिवारी जी ने री को क्या स्वर नहीं माना है। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉइंट आता है कि जैसे वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, तो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को क्या कहा जाता है, उनको स्वर कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। वहीं दूसरा, व्यंजन पूरक किसे कहा जाता है, तो व्यंजन पूरक किसे कहता है, स्वरों को। स्वरों के बिना व्यंजन क्या होते हैं, अर्धमात्रक होते हैं, है ना। जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि वो क्या है, तो वो अर्धमात्रक होते हैं। स्वरों में हमने जाना एक मात्रक, द्विमात्रक और त्रिमात्रक। ह्रस्व एक मात्रक होते हैं, दीर्घ द्विमात्रक होते हैं, और प्लुत त्रिमात्रक होते हैं। ठीक है, उसमें ह्रस्व में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ में ह्रस्व का दोगुना समय लगता है, और प्लुत में ह्रस्व का तीन गुना। आइए थोड़ा सा इसको भी जान लें, फिर इस स्वर की क्लास, स्वर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम जाने, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, इनमें क्या होता है, समय, इनमें समय